मिडसमर was directed by Ari Aster, released in 2019। फिल्म की शुरुआत में हम ये टैपेस्ट्री देखते हैं। नाउ ऑब्वियसली ये एक इमेज पूरी फिल्म को फोरशैडो कर रही है। एक तरफ है विंटर, दूसरी तरफ है समर। फिल्म शुरू होती है विंटर सीजन के साथ और खत्म होती है समर सीजन पर। एक तरफ है डेथ, दूसरी तरफ है लाइफ। फिल्म शुरू होती है डेथ के साथ। डैनी की पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है और साथ में हम कुछ कॉर्ड्स देखते हैं। इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं विद होस पाइप जो टेरी के फेस पर लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन को जो डैनी को कंफर्ट कर रहा है विद फिंगर्स क्रॉस्ड बिहाइंड हिज बैक। मतलब वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है। What if I regret it later and I can't get her back? You don't want her back. I might. ये तीन बर्ड्स डैनी के तीन डेड फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले ऊपर बैठा हुआ है और ये सब कुछ देख रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो अपना प्लान बना रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो ड्राइंग बना रहा है क्योंकि हम उसे फिल्म में 2-3 बार ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। What were you drawing? Just a table. और फिर हमारा मेन ग्रुप जो फॉरेस्ट में एंटर कर रहा है, मतलब कि वो लोग स्वीडन में आ गए हैं। नीचे येलो कलर के फ्लावर्स हैं जो कि हम आगे चलकर फिल्म में देखेंगे। और साथ में हम देखते हैं मार्क जिसे जोकर की तरह दिखाया गया है बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज अ क्लाउन, ही इज अ फूल। जॉश अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेकर चल रहा है, प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि हम सबको पता है जॉश अपनी थीसिस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। सबसे आगे पहले चल रहा है जो फ्लूट बजा रहे हैं। तो जब हॉर्गा कम्युनिटी में आउटसाइडर्स का वेलकम हो रहा है तभी हम 3 लोगों को फ्लूट बजाते हुए देखेंगे। और वो सभी लोग सन गेट के थ्रू हॉर्गा में एंटर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हम फिल्म में भी देखेंगे। Welcome to Horga. फिर इस क्लिफ पर से 2 लोग नीचे गिर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द एंटेस्टूप सीक्वेंस। और हॉर्गा कम्युनिटी सबका वेलकम कर रही है विद सम ड्रिंक एंड स्कल। नाउ स्कल का ऑब्वियस मतलब यहाँ पर डेथ है और ड्रिंक्स इस मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉर्गा कम्युनिटी के लोग अपने विक्टिम्स को कुछ ना कुछ पिलाते रहेंगे, स्निफ या फिर इनहेल कराते रहेंगे। Breathe in. क्योंकि नशे में उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जैसे ही हॉर्गा में एंटर करते हैं उन्हें मशरूम दिए जाते हैं जिससे उन्हें नशा होता है। और नीचे एक काव है, ऑफ कोर्स हॉर्गा के कम्यून में हम काव देखते हैं। और साथ में एक बेयर भी है। So we're just gonna ignore the bear then? फिर हम देखते हैं मेपोल विद सम वुमेन डांसिंग अराउंड इट। दे आर हैविंग अ फीस्ट और उन सब के टॉप पर है एक सन जो स्माइल कर रहा है। तो इस सन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और ये टैपेस्ट्री स्प्लिट ओपन होती है एज अ स्टेज कर्टन, जैसे कि कोई शो शुरू होने वाला है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर मेन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट, कि वो लोग स्वीडन जाते हैं और उन्हें एक नया कल्चर देखने मिलेगा, एक नया फेस्टिवल देखने मिलेगा, लाइक अ थिएटर। It's sort of a crazy 9-day festival my family's doing. It'll probably seem very silly, but it's like theater. तो इस इमेज के एक तरफ है ब्लू कलर और दूसरी तरफ है येलो कलर। इस मूवी में भी ये दोनों कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही कलर्स एक तरह से डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये टेम्पल येलो कलर का है और इस टेम्पल का इंटीरियर भी येलो कलर का है। येलो सन गेट, नीचे येलो कलर के फ्लावर्स। डैनी के सिस्टर ने येलो टी शर्ट पहनी है। एटस्टूप कपल ने ब्लू कलर पहना है। जो लोग उस कपल को लेकर जा रहे उन्होंने भी ब्लू पहना है। जो लोग उन्हें हैमर से एग्जीक्यूट करेंगे उन्होंने भी ब्लू पहना है। और ये क्लिफ जहाँ से वो लोग जंप करेंगे वो भी ब्लू कलर की है। इस येलो टेम्पल का डोर ब्लू कलर का है। नंबर 9 इस मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये 9-डे फेस्टिवल है जो 90 इयर्स में एक बार होता है, इंक्लूडिंग 9 सैक्रिफाइसेस। मिडसमर वर्ड में 9 लेटर्स है। हॉर्गा की लाइफ साइकिल भी मल्टीपल्स ऑफ 9 है। Well, we think of life like the seasons. That is 18, 36, 54 and 72। डैनी के सर पर जो फ्लावर क्राउन है वो भी 9 स्पेशल फ्लावर और हर्ब से बनाया गया है। और नॉर्स माइथोलॉजी में भी नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम फिल्म की शुरुआत में डैनी के पेरेंट्स को देखते हैं तब हम डैनी की फोटो फ्रेम देख सकते हैं विद सम फ्लावर्स ऑन इट, फोरशैडोइंग ऑफ हर बिकमिंग द मे क्वीन। पहले डैनी की ड्राइंग बनाता है विद अ फ्लावर क्राउन, अगेन फोरशैडोइंग ऑफ हर बिकमिंग द मे क्वीन। इस पोर्ट्रेट में जो रूनिक सिंबल है वो आगे चलकर हम डैनी के ड्रेस पर देखेंगे और उसके शूज पर भी। फिल्म के शुरुआत में पहले कहता है Don't forget about all the Swedish women you can impregnate in June. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट क्रिश्चियन विल डू। वो माया को इम्प्रेग्नेट करेगा। और यहाँ पर जॉश कहता है This is not some glorified hobby that I am casually dipping my feet into. तो आगे चलकर हम उसकी फीट देखेंगे अपसाइड डाउन। साइमन यहाँ पर सवाल पूछता है What are the kids playing? Skin the fool. Skin the fool. Yeah.
तो हमारे मेन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का फूल कौन है, क्लाउन कौन है? मार्क। मार्क को स्किन किया जाएगा, स्किन द फूल। उसकी स्किन निकाल कर उल्फ पहन लेगा। जब ऑलरेडी डेड मार्क को टेंपल में लेकर जा रहे तो उसे जेस्टर हैट पहनाई गई है बिकॉज ही इज द फूल। और ऐसी हैट हम फिल्म के ओपनिंग टेपेस्ट्री में भी देख सकते हैं। और मार्क को उल्फ नहीं मारा है। Dude, is she gonna kill me? फिल्म में नहीं दिखाया है बट स्क्रीन प्ले में ऐसा लिखा हुआ है। फिल्म की शुरुआत में जॉश के सर के पीछे एक लैंप रखा हुआ है और इसी लैंप के शेप का हैमर होगा जिससे उसके सर पर असॉल्ट होगा। जिस तरह से हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स की डेथ होती है वो 4 बेसिक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक जॉश रिप्रेजेंटिंग अर्थ, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटिंग फायर, कॉनी रिप्रेजेंटिंग वाटर एंड साइमन रिप्रेजेंटिंग एयर। फिल्म के डायरेक्टर ने कहा है कि ये एक ब्रेकअप फिल्म है। I just wanted to write a breakup movie. I wrote Midsommar as sort of a surrealist breakup movie. डैनी और क्रिश्चियन की रिलेशनशिप बहुत अच्छे स्टेज पर नहीं है Been wanting out of this stupid relationship for like a year now. और ये चीज हम ब्लॉकिंग के थ्रू देख सकते हैं, जहाँ पर साइमन और कॉनी एक दूसरे के काफी पास खड़े हैं, वाइल डैनी और क्रिश्चियन वो दोनों भी रिलेशनशिप में है बट उनके बीच में हम एक क्लियर डिस्टेंस देख सकते हैं। एंड आयरनी इज दैट क्रिश्चियन पूछ रहा है कि इस टेंपल में क्या होगा, What's that building over there? जबकि फिल्म के एंड में क्रिश्चियन का ही सैक्रिफाइस किया जाएगा उस टेंपल में। साइमन कॉनी के लिए ड्रिंक लेकर आ रहा है वाइल क्रिश्चियन दूसरी लड़कियों को देख रहा है। और पर्टिकुलरली ये सीन उन दोनों की रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पर क्रिश्चियन डैनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है Happy birthday to you. लेकिन वो कैंडल जला ही नहीं पा रहा है। Fuck. Stop, it's fine. और वो दोनों बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हॉर्गा इन द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेन्युइन लव, टुगेदरनेस। वाइल डैनी और क्रिश्चियन के बीच में ये सब कुछ मिसिंग है। और क्योंकि अभी अभी डैनी ने अपनी फैमिली को खोया है और अगर इस टाइम पर उसने क्रिश्चियन से ब्रेकअप कर लिया तो वो अकेली रह जाएगी और यही उसका सबसे बड़ा डर है कि वो अकेली ना रह जाए। Maybe I should just go home. What? No, no. I really think I should just leave. No, 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 please, please. और मे भी इसीलिए वो इस ट्रिप पर भी जाती है क्योंकि उसे घर पर अकेले रहना पड़ेगा। क्योंकि डैनी को जब रात में सपना आता है तो वो क्या देखती है? उसका वर्स्ट नाइटमेयर कि उसके आसपास कोई नहीं है और उसके फ्रेंड्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। फैमिली वर्ड सुनते ही उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। You guys are like my family. You're like my real actual family. उसे रोने का मन करता है और जैसे ही उसे रोने का मन करता है वो खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करती है। थ्रू आउट द मूवी हम ये देखेंगे। और फिर एक पर्टिकुलर सीन आता है जहाँ पर डैनी ऑब्वियसली रो रही है बट वो अकेली नहीं है। Danny is being finally held by someone like a family और हॉर्गा एज अ फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। वो लोग साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं, वेदर इट इज पेन, प्लेजर, हैप्पीनेस, हॉर्गा सब कुछ एक साथ फील करते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फैमिली डैनी इज लुकिंग फॉर। पूरी मूवी में हम डैनी को सबसे ज्यादा खुश कब देखते हैं? जब वो हॉर्गा के साथ डांस कर रही है। वो डांस करते वक्त स्वीडिश बोलने लगती है जबकि एक्चुअली में वो स्वीडिश नहीं बोल रही है बल्कि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रही है, वो बस रैंडम वर्ड्स बोल रही है। बट क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो गई है हॉर्गा कम्युनिटी के साथ तो उसे लगने लगा है कि वो स्वीडिश बोलने लगी है। डैनी की ड्रेस चेंज हो जाती है और पूरी मूवी में हम बहुत आसानी से हॉर्गा कम्युनिटी और आउटसाइडर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू क्लोथिंग। और इस सीन में भी हमें यही पता चल रहा है कि अब क्रिश्चियन अकेला आउटसाइडर बचा है क्योंकि डैनी की ड्रेस चेंज हो गई है और वो हॉर्गा का पार्ट बन चुकी है। और इसीलिए डैनी को हॉर्गा में अपने पेरेंट्स दिखने लगते हैं, दैट इज फैमिली दिखने लगती है। Mom? Mom? You are the family now. Yes? Yes, you are the family. और यहाँ पर हम डैनी के सिस्टर का फेस भी देख सकते हैं बिकॉज हॉर्गा हैज बिकम अनदर होम फॉर डैनी। I have always felt held by a family. A real family. Danny, do you feel held by him? Does he feel like home to you? रिमेंबर फादर ऑड डैनी को वेलकम होम कहते हैं। Hello? Hello, welcome. Welcome. Hi. Welcome home. Oh.
थ्रू आउट द मूवी हम देखेंगे कि डैनी प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, जैसे कि उसके हाथ और पैरों पर ग्रास उगने लगती है। डैनी की आर्म्स मूवमेंट पर प्लांट्स रिएक्ट करने लगते हैं, या फिर उसके फ्लावर क्राउन पर जो फ्लावर है वो बिल्कुल उसकी ब्रीदिंग के साथ सिंक हो रखा है। नाउ दिस ऑल सिंबलाइजेस अ न्यू लाइफ ग्रोइंग इनसाइड ऑफ डैनी, और डैनी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करती है बाय चूजिंग क्रिश्चियन एज अ फाइनल सैक्रिफाइस। वो क्रिश्चियन और इस रिलेशनशिप दोनों को जला देती है। और डैनी के लिए ये पूरी जर्नी रही है फ्रॉम अ वेरी डार्क एंड कोल्ड विंटर टू अ ब्राइट एंड हॉट समर, जैसे कि हम ओपनिंग टेपेस्ट्री में देख सकते हैं। और इस टेपेस्ट्री में हम देखते हैं एक स्माइलिंग सन। तो इस स्माइलिंग सन को हम जोड़ सकते हैं विद डैनी स्माइलिंग इन द एंड। डैनी का सरनेम है आर्डोर। आर्डोर का मतलब होता है फायर या फिर फ्लेम। और इस सन की जो स्माइल है ये कोई इनोसेंट स्माइल नहीं है, देयर इज समथिंग इविल इन दिस स्माइल। और डैनी की स्माइल भी कुछ ऐसी ही है, बिकॉज डैनी हैज फाइनली गॉन इनसेन। डैनी कंप्लीटली ब्रेन वॉश हो गई है, डैनी फाइनली फ्री हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फिल्म के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। द डैनी हैज सरेंडर्ड टू अ जॉय नोन ओनली बाय द इनसेन। इट इज हॉरिबल एंड इट इज ब्यूटीफुल। ओके दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।